प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स सिटीजी पर। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक को हल करेंगे। इससे पहले के दो वीडियो में हमने 1.3 से रिलेटेड जो वीडियो थी उसको हमने अपलोड किया अपने चैनल पर। उससे पहले जो वीडियो थी इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.3, उसमें हमने आपको बताया था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार किस तरह के होते हैं। और एक वीडियो में हमने 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सोल्व किया था। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो आप इस वीडियो लेक्चर में अच्छी तरह से हर एक कंसेप्ट को समझ पाओगे। और यदि आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है, उन दो वीडियो लेक्चर को आपने नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप उन दो वीडियो लेक्चर को देखिए और उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को आप देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याएं हैं कुछ, उनको अपने P बाई Q की फॉर्म में लिखना है। अब प्यारे बच्चों, P बाई Q क्या होता है? P बाई Q फॉर्म क्या होती है? ऐसे नंबर जिनको P बटे Q के रूप में लिखा जा सके हम उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। तो हमारे पास कुछ नंबर है तो इनको अपने P बाई Q की फॉर्म में लिखना है, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0। ये है प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 और शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो यह है निम्नलिखित को P बाई Q की फॉर्म में लिखिए। निम्नलिखित को P बाई Q की फॉर्म में लिखिए। निम्नलिखित को P बाई Q की फॉर्म में लिखिए। इसके अंदर साइन डाल दी। निम्नलिखित को P बाई Q की रूप में लिखो। ये व्यक्त कीजिए। जहां P और Q पूर्णांक हैं और जो Q है वो हमारा 0 के बराबर नहीं है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जो है वो है 0.6 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो आपने इसको P बाई Q की फॉर्म में लिखना। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी बार वाली ये संख्याएं होती है, पॉइंट के बाद जिन संख्याओं के ऊपर बार लिखा होता है उनको भी हम P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आज उसी मेथड पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसको P बाई Q की फॉर्म में लिखा जाता है। तो आपको पता करना है कि किस संख्या को, मतलब ये किस संख्या का प्रूफ है। मतलब फ्रैक्शन में जो जैसे हमने 1/3 था, 1/3 है, उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.33 आएगा। उसी तरह ये 0.66 कोई नंबर होगा तो इसको अपने P बाई Q की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, 0.666 जिस भी संख्या के ऊपर, जिस भी अंक के ऊपर बार लगा होता है वो अंक पॉइंट के बाद रिपीट होता है और ये अनंत तक ऐसे ही चलता है भाई। इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए इसको अशांत आवर्ती में काउंट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इस संख्या को मानेंगे x के बराबर। 0.6 के ऊपर जो बार है इसको मैंने x के बराबर लेट कर लिया। x की हम वैल्यू फाइंड करेंगे कि किस संख्या का ये मान है। तो अब आपने क्या नोट करना है यहाँ पर, कितनी संख्या के ऊपर, कितनी संख्या मतलब कितने अंकों के ऊपर, पॉइंट के बाद कितने अंकों के ऊपर बार है ये आपने नोट करना है। तो आप देखेंगे कि पॉइंट के बाद एक अंक है, उसी के ऊपर मतलब एक अंक के ऊपर ही बार है।
जैसे मैंने आपको बताया था 4.3, तो अगर मैं इसको दशमलव रूप में लिखूं तो आप नोट करिए कि पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने अंक है। आप बोलोगे कि पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 अंक है, तो उन्हीं 2 अंकों को आप गिन करके नीचे उतने ही जीरो लगा देते हैं और नीचे लगा देते हो 1 पे उनके साथ। इसी तरह सेम प्रोसेस यहीं पर है। तो 0 पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने अंक है और कितने अंकों के ऊपर बार है आपने वो नोट करना है। तो यहाँ पर 6 एक ही अंक है जिसके ऊपर बार है, तो आपने वो संख्या देखनी है जिन कितनी संख्याओं के ऊपर बार है। तो एक अंक के ऊपर बार है, कितने अंकों के ऊपर बार वो देखना आपने। तो जितने अंकों के ऊपर बार होगा आपने उसी से मल्टीप्लाई करना। मतलब एक अंक के ऊपर बार है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ। तो आप करोगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। तो करिए इसको, ये हो जाएगा 10x बराबर में 10 गुणा 0.6 के ऊपर बार। ठीक है, और इसको आप लिखोगे, आपने इसको लेट करना है 0.6666 अप टू इंफिनिटी। आप इसको ऐसे भी लेट कर सकते हो जैसे मैंने अभी लिखा। मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं भाई ताकि अच्छे से समझ में आए। इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको हम ये जो 0.6 के ऊपर बार है इसका मतलब ये है, और मैंने माना इसको किसके बराबर मान लिया, मैंने x के बराबर माना इसको ऐसे। तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, क्योंकि एक ही अंक रिपीट हो रहा है मतलब एक के ऊपर ही बार है, यहाँ पर एक अंक, तो उसके लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर। तो 10x बराबर 10 गुणा 0.6666 ऐसे बात। इसको मैं मानता हूं समीकरण 1, समीकरण नंबर, इसको एक नाम दे दिया मैंने, इसको मैंने एक नाम दे दिया 1, समीकरण 1 बोलते हैं इसको, बराबर का साइन है तो इसको मैं समीकरण बोलूंगा समीकरण 1। अब देखिए, आप जब भी 10 से किसी भी दशमलव वाली संख्या को गुणा करेंगे तो होता क्या है, जैसे आपने 4.5 को 10 से गुणा करना है तो होता क्या है, ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने अंक थे, पॉइंट के बाद एक अंक है, तो एक इस पॉइंट को उठाएंगे और एक नीचे 0 लगा देंगे और ये ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर कोई दूसरी संख्या हो जैसे ये देखिए, अगर यहाँ पर है ये पॉइंट और गुणा यहाँ पर 10 से करा है तो क्या होगा, यहाँ पर इस पॉइंट के बाद कितने अंक थे, 2 थे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 0 लगाओगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 0 लगाओगे और 1 लगाओगे तो पॉइंट को हटा दोगे तो क्या होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। अब क्या बच गया यहाँ पर, अब आपके पास बच गया 432/10, मतलब नीचे कितनी 0 बच गई, 1 बच गई। अब दोबारा से पॉइंट अगर लगाऊं तो ये हो जाएगा। तो आपने क्या नोट किया, पहले पॉइंट ये था, जैसे ही 10 से गुणा किया ये पॉइंट आगे की तरफ राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर गया। तो उसी तरफ देखिए ये जो 10 है, अगर मैं इसको गुणा करूंगा ये जो पॉइंट होगा ये उधर चला जाएगा, उधर बढ़ेगा ये। अब 10 है तो 1 उधर चला जाएगा, मतलब जब मैं इसको गुणा करूंगा, इसको आगे मानेंगे इक्वेशन नंबर, इसको फर्स्ट में आगे मानूंगा, जब मैं इसको गुणा करूंगा 10 को इसके साथ, तो ये जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट थोड़ा 1 अंक आगे चला जाएगा। अगर मैं 100 से गुणा करूंगा तो जितनी 0 है उतने ही अंक आगे छोड़ करके आगे बढ़ जाएगा। तो देखिए अब जब मैं यहाँ से 10 से गुणा करूंगा तो ये पॉइंट 6 के आगे पहुंच जाएगा, ऐसे 6.666 और ऐसे। आप यहाँ पर 6 कितने भी टाइम लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर डॉट डॉट करके मतलब है कि इनफाइनाइट टाइम यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, तो एक 6 और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और ये हो गया 10x। अब मैं इसको मानूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब करना क्या है, आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है और ये हमारे पास ये है इक्वेशन। हाँ, तो हम यहाँ पर कुछ यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसको सेकंड मानते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हाँ जी, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं, समीकरण 1 इसको मानते हैं, एक्स वाली को, समीकरण 2 मानते हैं इसको। ठीक है, आप समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा सकते हो, या फिर दूसरा तरीका भी है कि 6.66 में से क्या माइनस करें,
या मतलब मेरे पास ये आए, ठीक है, मतलब 6.66 में क्या जोड़े, मतलब इसमें क्या संख्या जोड़े, इसमें क्या संख्या को जोड़े 0.66 में, ताकि मेरे को 6.66 मिले, मतलब 6 ऐड करना पड़ेगा। ये तरीका भी हो सकता है। तो आप क्या करोगे, 10 में से इसको माइनस करोगे, समीकरण 2 में से, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 में से, समीकरण नंबर 2 में से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में से, इसको मैं समीकरण पूरा ही लिख देता हूं, समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। तो कैसे घटाओगे आप इसको आप घटाओगे ऐसे करके, 10x में से 1x को आपने माइनस करना है, ऐसे 10x में से 1x को आपने क्या करना है, इस 10x में से x को माइनस करना है, और 6.66 में से आपने 0.66 को माइनस करना है, 6.6666 डॉट डॉट में से आपने माइनस करना है किसको, आपने माइनस करना है 0.6666 को, ठीक है। मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, इसको मैं ऊपर लिखता हूं ताकि ये स्क्रीन से बाहर ना हो, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से, समीकरण 1 को घटाने पर, तो 10x, मतलब इसमें से घटाइए, इसको मैं घटाता हूं यहां से, और इसमें से माइनस करिए 6.666 डॉट डॉट ऐसे लगाया, और इसमें से माइनस करना है 0.6666 और ऐसे। तो देखिए 10x में से एक x गया, 9x। अब देखिए 6.666 में से अगर इसको माइनस करोगे तो ये देखिए पॉइंट के बाद ये सेम है, तो ये सभी माइनस हो जाएंगे, मतलब 0 0 बचेगा। मतलब कैसे, अगर आप इसमें से, अगर आप इसको माइनस कर रहे हो, ये तो इसको मतलब क्या है 6 है, ये सारे क्या बन जाएंगे, 0 बनेंगे। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, अगर पॉइंट के बाद 0 0 है तो क्या है, वो 0 ही है, तो इसका मतलब 6 से बच गया, ये क्या है 6। तो जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 6, क्या बचेगा मेरे पास 6 बचेगा, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस किया तो मेरे पास क्या बचा, 6 बचा, और ये है x बराबर 6/9। ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइडिंग हो गया। अब क्या होगा, 6 और 9 दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं, ये 3 से कटते हैं दोनों, तो 6 को 3 से काटा 2 बार में, मतलब 3 दूनी 6 होता है, और 3 दिए 9, तो x हमारा आया है 2/3, मतलब 0.6 जो है, 0.6 के ऊपर जो बार है वो 2/3 के बराबर होता है। p बाई क्यू की फॉर्म के हमने लिख दिया है, और p यहाँ पर 2 और 3 यहाँ पर क्या है, पूर्णांक है, और क्या यहाँ पर 0 के बराबर नहीं है। तो इसी तरह हमने इस क्वेश्चन को करना है। ये थोड़ा लंबा मेथड था, शॉर्ट ट्रिक भी हम आपको सिखाएंगे, उसका वीडियो हम शॉर्ट्स में डालेंगे ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा प्यारे बच्चों। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी आपने क्या करना है, p बाई क्यू की फॉर्म में ही लिखना है, वो देखिए कैसे है। तो 0 पॉइंट, यहाँ पर सेकंड पार्ट है, 0.47 के ऊपर बार, अब की बार 7 के ऊपर बार लगेगा। तो कैसे करना देखिए भाई, इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं x के बराबर मानता हूं, मतलब इसका मतलब है 0.4, जिसके ऊपर बार लगा उसका मतलब 4 रिपीट होगा ऐसे, तो मैंने इसको ऐसे मान लिया भाई। तो 0.4777 ऐसे। अब देखिए कितने अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, तो 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, 7 के ऊपर, जिस भी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, जितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, तो देखिए एक अंक के बाद है ऊपर बार है, तो आपने 10 से ही गुणा करना है। तो दिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर
10 से गुणा करने पर भाई। तो कैसे करेंगे देखिए, इसको भी 10 से गुणा करना है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मानता हूं, इसको भी 10 से गुणा करना है, 0.4777 ऐसे डैश डैश 10x बराबर, इसको गुणा करूंगा, ये देखिए कितनी जीरो है यहाँ पर, एक जीरो है, अगर दो जीरो होती तो ये पॉइंट दो आगे जाता, अब यहाँ पर सिर्फ एक ही जीरो है, तो ये जो पॉइंट है एक आगे राइट साइड में बढ़ जाएगा, मतलब अब ये पॉइंट 4 से पहले है तो ये पॉइंट 4 के बाद हो जाएगा, मतलब 4.7777 ऐसे, ठीक है। ये हमारी हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर तो कैसे होगा देखिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो ये 10x हो गया, इसको मैं करूंगा इसके साथ गुणा कर दिया, ये इसमें से माइनस करेंगे हम, 10x में से इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 4.7777, ये डैश डैश में से आप माइनस करोगे किसको, आपने माइनस करना है इसको, 0.4777। जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो अपने पास क्या बचेगा, तो यहाँ पर माइनस करता हूं मैं, ऐसे है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे 4777 और ऐसे 4 से पहले यहाँ पर क्या जीरो है, तो कैसे माइनस होगा देखिए, 7 से 7 गया 0 0 0, ये भी 0, 7 में से 4 गया 3, ये 0.4, तो आपका बचेगा 4.3 बचेगा भाई, क्या बचेगा 4.3 बचेगा। जब आप इसमें से इसमें को माइनस करोगे तो आपके पास आंसर बचेगा 4.3, ये हो गया 10 में से एक x गया 9x, ये बचेगा 4.3 बचेगा। तो इसको क्या करेंगे, 4.3 पॉइंट के बाद कितने अंक है, एक, तो एक जीरो नीचे लिख देंगे और ये 9 यहाँ पर गुणा में है भाई, यहाँ पर ये 9 गुणा में है, तो इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा नीचे डिवाइड में, ठीक है, मतलब 10 के साथ गुणा हो जाएगा, तो ये बचेगा 43/90 और यही हमारा x की वैल्यू है, यही हमारी पी बाई क्यू की फॉर्म की है। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। इसका थर्ड पार्ट देखिए भाई, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए, सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर भी करते रहिए, ठीक है। अगर आपको स्पीड थोड़ी ज्यादा लग रही है तो कम भी करेंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए भाई, ठीक है। ओके देखिए भाई 4.001 के ऊपर यहाँ पर बार लगा हुआ है, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में अपने लिखना है भाई, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो मैं इसको मानूंगा 0.0011111, क्योंकि यहाँ पर एक के ऊपर बार लगा हुआ है, सॉरी यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, ये बार सभी के ऊपर लगा हुआ है, इसका मतलब है 0.001001001, ये ऐसे है। तो मैंने इसको क्या मान लिया, माना, इसको मैंने x के बराबर मान लिया 0.0010001 ऐसे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर कितने अंकों के ऊपर बार है, 1 2 3, 3 अंकों के ऊपर बार है। तो आपने 1000 से, क्योंकि 1000 में 3 जीरो है, ठीक है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करनी है, तो दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर भी, तो करेंगे इसको 1000 से गुणा, तो इसको गुणा करना है 1000 x बराबर 1000 से गुणा किसको करना है 0.001001 ऐसे। अब 1000
ये बन गया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कितनी जीरो है, 3। तो ये जो पॉइंट है ना उधर 3 अंकों के बाद आ जाएगा, मतलब 1 2 3 ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, यहाँ, ठीक है। मतलब ये 3 आगे सरक जाएगा ये पॉइंट 3 अंकों के बाद, क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो है। तो ये हो जाएगा 1.001 और ऐसे ऐसे, ठीक है। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर ये सेकंड है भाई, आपने ध्यान रखना है। तो समीकरण 2 में से आपने माइनस करना है, समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, करिए अभी घटा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करना अपने। तो 1.001 डैश डैश डैश, इसमें से आपने माइनस करना है, किसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है। इसको आगे भी आप लिख सकते हो ऐसे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 अंक, इसलिए मैंने इसको ऐसे भी लिख दिया। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इसको डैश डैश कर देंगे, यहाँ पर भी लिख सकते हैं 0 0 1, क्योंकि इसको कितनी बार लिखो, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है 0 0 1 0 0 1, ठीक है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें से मैंने माइनस कर दिया समीकरण 1 को, तो क्या है समीकरण 1 0.001 001 और डैश डैश डैश, ठीक है। तो 1000 एक्स में से एक एक्स गया तो 999। आप यहाँ पर एक कंसेप्ट भी समझ रहे हो साथ के साथ, ठीक है। क्या कंसेप्ट मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है, जैसे 3 के ऊपर बार है तो यहाँ पर 3 बार 9 आ रहा है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। जब 1 के ऊपर बार था तो 1 बार 9 आ रहा था, ठीक है। तो ये देखिए, तो 9 9 9 एक्स बन गया, यहाँ पर 999 एक्स बन गया भाई। यहाँ पर इसमें से माइनस करूंगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा, तो क्या बचेगा मेरे पास बचेगा, ये देखिए सेम है भाई, ये वाला सेम है इसके साथ, ये तो सारा हो जाएगा माइनस, तो बचेगा 0। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा भाई। तो x की वैल्यू आएगी 1/999, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब क्वेश्चन नंबर 4 मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसकी स्टेटमेंट को आपकी स्क्रीन पे लगाए। ये क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट होगी वो आपके स्क्रीन पर होगी भाई, देखिए 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। वन 1.3 है भाई ये, ठीक है। पर्सनल यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देख रखा है भाई 0.999 को 0.99999 डैश डैश को P/Q की फॉर्म में व्यक्त करिए भाई। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? पहले तो उत्तर निकालते हैं भाई, फिर देखते हैं हम आश्चर्यचकित होते हैं नहीं। इसे इसमें ऐसी कौन सी खास बात है? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। चलो वो आपका काम है भाई, आपके अध्यापक, हम भी आपके अध्यापक हैं, चलो कोई बात नहीं। करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में 0.9999, ठीक है 0.9999 यहाँ पर डैश डैश ये, ठीक है भाई। मतलब यहाँ पर 9 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है 0.9 के ऊपर यहाँ पर क्या है, बार। इसका मतलब ये है, सीधी सी बात ये होगा, मतलब 0.9999 और डैश 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 किसके बराबर होगा, जो अंक यहाँ पर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर आप बार लगा करके छोड़ देते, इसका मतलब यही होगा। तो आपने इसको P/Q की फॉर्म में लिखना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था उसी तरह ये होगा भाई, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आप इसको मान लेंगे, माना इसको x के बराबर मानेंगे, इसको हम x के बराबर मान लेंगे भी, x ही इसका एक उत्तर है जिसका ये दशमलव रूप ऐसा है, ठीक है। तो आपने x का मान निकालना है, हमने इसको मान लिया। अब देखिए यहाँ पर एक ही
अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है मतलब जितने अंकों के ऊपर बार है, एक के बाद ऊपर बार है तो एक 0 मतलब 10 से गुणा करिए, 2 अंक के ऊपर बार है तो 100 से गुणा करिए, 3 अंक के ऊपर बार है तो 1000 से गुणा करिए। जितने अंकों के ऊपर बार उतनी जीरो की संख्या बढ़ाते रहिए। तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ठीक है भाई, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो करिए भी 10 से गुणा 10 x हो जाएगा, ये 10 गुणा 0.9999 ऐसे करेंगे हम, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, 10 गुणा 0.99999 ऐसे, तो इसको 10 से गुणा करेंगे हम, 10x 10, तो ये पॉइंट आगे, क्योंकि यहाँ पर एक 0 तो ये पॉइंट एक आगे हो जाएगा, तो 9.9999 और ये, ठीक है, तो ये हो गया भाई इसमें 99999, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को घटाइए। समीकरण 2 में से, समीकरण मानते हैं इसको भाई, समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो कैसे घटाएंगे देखिए भाई, 10x में से एक x गया यहाँ पर, इसको ऐसे घटाना है, 10x में से एक x को घटाना है, ठीक है, और इसमें से 9.99 ये 9.9999 डैश डैश में से आपने माइनस करना है किसको, इसको मैं ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर डैश डैश है, इसमें से आपने माइनस करना है इसको, तो 0.99999 और ये डैश डैश। तो देखिए भाई क्या होगा, 10x में से एक x गया, यहाँ पर 9x बचेगा, ठीक है, और 9 पॉइंट, ये देखिए सेम है यहाँ पर, ये पॉइंट के बाद ये भी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सारे कैंसिल आउट हो गए, 0 बनेंगे यहाँ पर ऐसे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे हम ऐसे, और ये 0, ये जब सब 0 बनाएंगे और यहाँ पर बचेगा 9.00, पॉइंट के बाद कितनी भी 0 हो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो ना के बराबर ही होती, तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई 9 बचेगा, और x बराबर 9/9, तो कैंसल आउट होकर क्या हो गया 1। तो यही आश्चर्यचकित करने वाला आंसर है। क्यों है भाई, देखिए 0.999999 अगर आप लिखते रहोगे तो एक टाइम ऐसा होएगा कि आप एक के करीब ही, मतलब आपका आंसर एक ही होने वाला है, मतलब इसकी जो वैल्यू है 9.999999 की वैल्यू एक है, इसका मतलब ये है भाई, देखने में तो 0.99 आंसर है, ठीक है, लेकिन होता किसके बराबर है, ये एक के बराबर होता है, एकदम नेक्स्ट नंबर मिल गया, इसलिए इसको आश्चर्यचकित होना हमें पड़ेगा भाई, ठीक है, यही एक आश्चर्यजनक इसका आंसर है। देखिए भाई आंसर एक आया, और देखिए यहाँ पर 0.99 का मतलब क्या होता है, एक होता है एक, ठीक है, ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है इसमें। तो भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई मेरे बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया है, तो मैं सहयोगी से कहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट भी आपकी स्क्रीन पे आए भाई, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा भाई, ठीक है। ये हमारा 9th क्लास की सीरीज चल रही है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 की स्टेटमेंट आपके सामने है भाई स्क्रीन पर। एक बटा 17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए एक विभाजन क्रिया कीजिए। तो सबसे पहले हम विभाजन क्रिया करते हैं। यहाँ पर विभाजन क्रिया करने के बाद ही हम बताएंगे कि हमारे जो 1 बटा 17 है उसमें जो हमारा आंसर होगा उसके अंदर
कितने अंकों के दशमलव प्रसार में, उसका जो दशमलव प्रसार होगा उसमें कितने अंक रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो करते हैं भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 5 है ये, देखिए। तो 1/17, ये हमने पहले एक वीडियो लेक्चर में आपको डिवाइड करना सिखाया था, कैसे दशमलव प्रसार को आप निकालते हैं। तो जो ऊपर होगा उसको अंदर लिखेंगे, जो यहाँ पर भाई, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/17। तो हम जो ऊपर होगा उसको अंदर लिखेंगे, 17 को लिखेंगे बाहर पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक जो है वो 17 से बिल्कुल बड़ा है, एक यहाँ पर बहुत छोटा है 17 से। तो यहाँ पर एक 17 से डिवाइड नहीं होगा, तो ना डिवाइड होने की जगह हम यहाँ क्या लिख देते हैं 0। मतलब जैसे बोलते ना जाने की 0, ये इससे डिवाइड नहीं होगा, नहीं जाएगा, 17 के टेबल में नहीं आता है। तो यहाँ पर एक अपनी तरफ से 0 लगाते हैं और क्या लगाते हैं, यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ से दशमलव का प्रसार क्या हो गया, शुरू हो गया है भाई। तो अब ये 10, अब ये 17, तब भी ये भाग नहीं होगा, इसलिए एक दोबारा से एक 0 और लगा देंगे यहाँ पर। भाई 10 है, ये दोबारा से यहाँ पर नहीं गया तो फिर एक ना जाने की 0 लगाएंगे। भाई अब भी नहीं गया तो एक 0 और लगा दे, और यहाँ पर एक 0 और अपनी तरफ से ले लेते हैं। तो ये बन गया 100। और भाई 17 पंजे 85 होता है, और 17 छीके 102 होता है। तो ये 5 पे जाएगा, 17 पंजे 85। 100 में से 85 को अगर मैं माइनस करूंगा तो 15 आएगा भाई, 15। और एक 0 यहाँ उतारे हमने। ठीक है, ये 0 अपनी तरफ से है भाई। ठीक है, तो ये बन गया भाई, क्योंकि 15 छोटा था, 17 और 150 के करीब हमें पहुंचना है। तो 17 निमे जो होता है वो 153 होता है। तो 17 8 136 होता है। 17 8 136, हम जाएंगे भाई 8 पर जाएंगे। तो 10 में से 6 गया 4, और 4 में से 3 गया 1। 150 में से आप 36 को माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब फिर अपने तरफ से 0 लेंगे, क्योंकि शेषफल है ये 17 से छोटा है। जब तक ये रिपीट नहीं होगा, आगे खत्म नहीं होगा, तो हम चलते रहेंगे ऐसे कंटिन्यू। ठीक है, उसके बाद 140 है भाई ये, तो फिर 12 से 17 8 136 होगा, 17 8 136 होगा। 17 8 136 ही होता है जी, बिल्कुल होता है। तो 10 में से 6 गया, यहाँ पर 4 बचेगा, और यहाँ पर 4 ही बचेगा भाई। ठीक है, अपने तरफ से एक 0 फिर लेंगे यहाँ पर। तो ये बन गया 40, 17 दूनी 34 होते हैं भाई, यहाँ पर 17 दूनी 34 होते हैं। तो 40 में से 34 जाएंगे तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा, 6 बचेगा भाई, इसको माइनस कर रहे हैं हम यहाँ पर। ये बच गया 6, अपनी तरफ से फिर एक 0 लेंगे, तो ये 60 बन गया भाई। ठीक है, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा या फिर उसकी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, तब तक हमने ऐसे करना है। 17 ये 60 देखिए भाई, 17 पंजे 85 बहुत ज्यादा हो गया, 17 चौके 68 बहुत ज्यादा हो गया, 17 3 51, तो 17 3 51 होगा यहाँ पर। 10 में से 1 गया 9 बचेगा, 5 का 5 यहाँ पर 0, मतलब अब ये 9 है, ये 17 नहीं जाएगा, फिर अपनी तरफ से एक 0 लेंगे यहाँ पर। तो क्या होगा भाई, 17 पंजे 85 होता है, तो 5 फिर आएगा यहाँ पर, 17 पंजे 85, और यहाँ पर बचेगा 10 में से 5 गया 5, में उस 5 को यहाँ पर लिख देता हूँ भाई। 90 था ये, 90 में से 50 से गया तो ये बच गया 5, मतलब इसको ऐसे लिख देता हूँ। ये आगे मैंने लिख दिया भाई, यहाँ से बजाय मैंने आगे लिख दिया। अब देखिए भाई, आप यहाँ पर 5 बच गया, अपने तरफ से फिर 0 लेंगे, ये 0 अपनी तरफ से ले रहे हैं आगे डिवाइड करते हुए। ठीक है, आगे कुछ ऐसे भी लिखते रहते हैं, लेकिन हमने इसको ऐसे ही मान लिया। अब ये 50 हो गया भाई, तो 17 दूनी 34 यहाँ पर लेंगे हम, और 50 में से 34 को आप माइनस करेंगे, 50 में से 34 को माइनस करेंगे, तो 10 में से 4 गया, 6 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 4 में से 3 गए, मतलब 50 में से 34 गया तो 16 बचेगा, और अपने तरफ से फिर एक 0 लेंगे यहाँ पर। तो ये 160 बन गया भाई, 160 यहाँ पर बन गया है। तो 160 कहाँ पर जाएगा भाई, 17 निमे 100 कितना होता है भाई, 17 निमे 153 होता है, तो 17 निमे 153 पर हम जाएंगे, और 10 में से 3 गया यहाँ पर
क्या बचेगा भाई, 7 बचेगा। 10 में से 3 गए, यहाँ पर 7 बचेगा। ठीक है, तो 7 है भाई, यहाँ पर कहीं 7 नहीं आया अभी तक शेषफल, तो 0। अब 17 चौके 68, जी बिल्कुल होगा, 17 चौके 68 भी होगा। उसके बाद बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक, तो 10 में से 8 गया 2, तो 70 में से 68 गए, 2 ही बचेंगे। अब यहाँ पर 2 है, ये 17 है, तो फिर 0 लेंगे यहाँ पर भाई। 17 एकम 17, 17 एकम 17, तो कितना बचेगा भाई, यहाँ पर 3 बचेगा, बिल्कुल बचेगा 3। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पर, 3 बचेगा। जब तक शेषफल यहाँ पर, जब तक शेषफल यहाँ पर 1 नहीं आ जाता, क्योंकि यहाँ पर 1 से स्टार्ट किया था, तब तक हमने काम करना है। तो यहाँ पर कितना बच गया, 3। अब अपने तरफ से क्या लेंगे, यहाँ पर 0 लेंगे, तो 17 दूनी 34 ज्यादा हो गया, 17 एकम 17। फिर दोबारा से यहाँ पर हम 17 एकम क्या हमने सही किया भैया, बिल्कुल सही किया, 17 एकम 17। तो 10 में से 7 गए, 3 बचेगा यहाँ पर। और जी यहाँ पर क्या बचेगा भाई, 10 में से 7 गया 3 और 2 में से गया 1, तो यहाँ पर 13 बच गया भाई। मैं 13 को यहाँ पर लिख लेता हूँ दोबारा से, और अपनी तरफ से हमने फिर क्या लगाया, यहाँ पर 0 लगाया भाई। ठीक है, मैं इसको भाग कर रहा हूँ आगे तक, अभी तक। ठीक है, इस मार्क को 130, 17 130 के करीब कहां पर होगा भाई, भाग गुणा करेंगे 17 को, 130 के करीब पहुंचना। 17 6 के 102, 17 7 119 और 17 8 136, 17 7 119 होता है, 17 7 119। 10 में से 9 गया 1 और 2 में से 1 गया 1। बहुत बड़ा प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, 11 ही बचेगा। अब फिर अपने तरफ से 0 लिया भाई। ठीक है, तो क्या बचेगा भाई यहाँ पर, बहुत आप बोर हो गए इस सवाल से, लेकिन बोर नहीं होना, ये क्वेश्चन ही ऐसा है भाई। ठीक है, आपने इसमें बताना है कि कितने यहाँ पर अंक रिपीट होंगे, अभी तो नहीं कोई हुआ। तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा भाई, 17 110 आ गया भाई, 110 आ गया है, 110। आप ये जरा गौर भी करना कि कोई गलती तो हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई गलती अब तक हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप 17 यहाँ पर 110 है भाई, 110 है यहाँ पर, तो 110 देखिए 17 में कहां पर आता है, 17 छिके 102 और 17 सत्ते 119 भाई, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 होता है, जो कि बिल्कुल ही ज्यादा है। मैं इसका आंसर है जो पीछे मैथ में देखता हूं भाई, ठीक कर रहा हूं या नहीं। ठीक है, आंसर को मैं मैच करूंगा भाई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है 0 5 8 8 2 3, हाँ जी 5 2 बिल्कुल सही है अभी तक। तो 9 4 बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। ये पीछे मैं आंसर की में मैच कर रहा हूँ भाई। और 1 1, हाँ जी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर ये 7 हम तक पहुंच गए, बिल्कुल सही है जी, कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ जी 17 छिके 102 होता है, यहाँ पर 6 करेंगे हम, 17 छिके 102 यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये मैंने जांच करना जरूरी था पीछे कहा, क्योंकि इतना टाइम हमने इसमें खर्च कर दिया है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर 17 छिके 102 होता है, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पर 0 का 0 यहाँ पर बचेगा। तो मतलब 110 में से 102 को माइनस करेंगे तो 8 ही बचेगा, और यहाँ पर 8 आ गया, अपनी तरफ से फिर 0 लेंगे यहाँ पर। और 17 चौके 68 होता है, 17 पंजे 85 होता है, 17 चौके 68, 17 चौके 68। 10 में से 8 गया 2 और जी बिल्कुल 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पर बच गया 7 में से 6 गया 1, यहाँ पर 12 बचेगा। उसके बाद देखें यहाँ पर लेंगे हम 0, 17 छिके 102, 17 सत्ते 119, बिल्कुल जी बिल्कुल, 17 सत्ते 119 और आखिरकार हम यहाँ पर 1 पर आ ही गए। 1 से स्टार्ट किया था हमने और 1 पर दोबारा हम आ गए हैं भागफल पर। इसका मतलब ये है भाई, अगर मैं दोबारा से इसको, यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर भी ये कितना था, 1 से स्टार्ट किया था, शेष मतलब अंदर 1 ही था। अगर यहाँ पर मैं दोबारा 0 लूंगा फिर भी नहीं जाएगा, मतलब ये सारा प्रोसेस दोबारा से होने वाला है। मतलब अगर मैं दोबारा इसको आगे भाग करूंगा, 17 से 1 को आगे भाग करता रहूंगा, तो ये इतना लंबा प्रोसेस फिर आएगा, उसके बाद फिर आएगा, ऐसे चलता रहेगा। मतलब यहाँ पर 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6
4 7, ये नंबर ऐसे आके रिपीट होते जाएंगे भाई, ऐसे ये नंबर क्या होते जाएंगे, रिपीट होते जाएंगे। ठीक है, मतलब ये वो अंक है, ये वो खंड है जो इसके अंदर जो इसका दशमलव प्रसार है उसमें इन अंकों की पुनरावृत्ति होगी। तो ये गिनिए कितने अंक है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो भाई ये 17 था, इसकी शक्ल से दिख रहा था मेरे को कि यहाँ पर ये 17 ही लगभग, ये इसके समेत यहाँ पर देखे तो 17 भाई। ठीक है, यहाँ पर कितना है 17, यहाँ पर 17, ये सारे टोटल 17 ही अंक हो जाएंगे ऐसे। तो ये जो अंक है यहाँ पर रिपीट होने वाला है। ठीक है भाई, यहाँ पर तो मेरे पास क्या है, यहाँ पर ये अंक यहाँ पर रिपीट होगा 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 11 7 6 4 7। ठीक है भाई, तो ये अंक यहाँ पर दोबारा क्या हो गया है, रिपीट हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो इसमें दशमलव का जो अंक रिपीट होना था वो कितने अंक है भाई, यहाँ पर 16 अंक है। जिन अंकों को यहाँ पर रिपीट होना था पुनरावृत्ति के अंक कितने, यहाँ पर 16 अंक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पे देखिए भाई। भाई मैंने अपने आगे एक मैथ खोल रखा है, मैं उसमें स्टेटमेंट देखता हूँ। ठीक है, और आपके सामने स्क्रीन पे है, आप देख रहे हो कि सर क्या कर रहे हैं, आगे नीचे देख रहे हैं। ये मेरे पास एक मैथ है जिसके अंदर मैं अपनी इसकी स्टेटमेंट देख रहा हूँ। ठीक है भाई बच्चों, इसलिए आपको दिखाना जरूरी था। ये मैथ में भी 6 आंसर देखा था मैंने भी, ठीक है ये नहीं है, और मेरे आगे मैथ भी खुला हुआ है। वैसे तो दिमाग में होते हैं क्वेश्चन, लेकिन कई बार देखने में पड़ते हैं भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट आपके सामने आ चुकी है। पहले बच्चों में आपको एक खास बात बताना चाहूंगा आपके अपने बारे में। मैंने कभी भी 9th क्लास में मैंने 9th का मैथ नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरे स्कूल में ना 9th क्लास का मैथ नहीं था। मेरे क्लास में, मेरे स्कूल में 9th क्लास की जगह 10वीं क्लास का मैथ लगता था। मतलब बिल्कुल बात यह है कि 9th क्लास की बुक्स मैंने कभी नहीं पढ़ी, अब मेरे को पढ़ानी पड़ रही है। आप सोचोगे सर ने कैसे सीख ली, भाई जो मास्टर बनता है वो हर एक चीज सीख लेता है, जब उसके अंदर लगन हो जाती है तो सब कुछ। हमने 10वीं के मैथ को इतना घुमाया है। 2013 में मैंने 10वीं करी थी भाई, 2013 में, और 2013 में तो पास करी थी। 2013 मतलब 2012-13 का सेशन में मैंने 10वीं की बुक्स पढ़ी है, मैथ पढ़ा है, और 2011 और 12 में फिर 10वीं का मैथ पढ़ा है, क्योंकि 9th का मैथ नहीं पढ़ा। 9th में था ना हम 2011-12 में, तो फिर भी हम आपको करा रहे हैं क्योंकि लगन है हमारे अंदर पढ़ने की। ठीक है, और आपको पढ़ाने की भी, सबसे ज्यादा तो हमें पढ़ाने की लगन है, दूसरों को पढ़ा करके यहाँ तक पहुंच गया। तो देखिए भी क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपको, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है P बाई क्यू, जहां पर क्यू नॉट इक्वल टू 0 के रूप के परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही। ये कंसेप्ट मैं समझाना भी वाला था आपको, और ये आगे इसने पूछ भी लिया। देखिए भाई कैसे है, पहले सहभाज्य मैंने आपको बताया हुआ है पहले के वीडियो लेक्चर में, अगर आपने ध्यान से देखा होगा। ठीक है भाई, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ सहभाज्य क्या होता है। देखिए सहअभाज्य पूर्णांक मैं बता देता हूं। देखिए भाई सहअभाज्य कभी भी एक अंक में नहीं देखेंगे। मान लीजिए 1 है तो एक सहअभाज्य या अभाज्य या फिर भाज्य, ये क्या है, इस एक अकेले को मैं नहीं कर सकता डिफाइन भी ये सहअभाज्य है नहीं। इसके लिए मेरे को 2 लेना पड़ेगा, 2 या फिर 2 है या फिर 3 है, इन 2 संख्या को लेना पड़ेगा। 2 या 2 से अधिक संख्या लेनी पड़ेंगे मेरे को। अब क्या मतलब है, देखिए इसके पहले हम देखते हैं 4 और जो 6 है। अब मेरे को बताइए 4 को कौन कौन डिवाइड करता है भाई, 4 को 1 भी डिवाइड करता है, 4 को 2 भी डिवाइड करता है, 4 को 4 भी डिवाइड करता है। ये मैंने ऐसे लिख दिया भाई। अब देखिए 6 को कौन कौन सा
कौन कौन संख्या भाग करती है, डिवाइड मतलब भाग, तो 6 को 1 भी करेगा क्योंकि 1 सभी को भाग करता है, 1 भी भाग करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा और खुद 6 भी करेगा भाई अपने आप को। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, भाई इनमें से ऐसी संख्या देखिए जो दोनों को भाग कर रही है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 1 2 दोनों में देखिए, दोनों में है भाई 1 और 2, यहाँ पर 1 और 2 कॉमन है दोनों, मतलब दोनों के गुणनखंड को गुणनखंड बोलते हैं जो डिवाइड कर रहे हैं 4 को जो भाग कर रहे हैं वो गुणनखंड है 4 के, ये 6 के गुणनखंड है। तो इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब जो दोनों के गुणनखंड हो, 4 के भी और 6 के भी, तो 1 है और 2 है। ठीक है भाई, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यहां पर बोला है सहभाज्य किसे बोलते हैं, 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 के अतिरिक्त 1 के अलावा कौन आ गया, 2, तो ये दोनों सहअभाज्य नहीं है। मतलब 1 के अलावा कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। जैसे देखिए 2 को कौन कौन भाग करता है, 1 भी करता है, 2 भी करता है। 3 को कौन कौन भाग करता है, 1 भी करता है, 3 भी करता है। अगर मैं बात करूं उभयनिष्ठ की, भाई उभयनिष्ठ कौन है इनमें, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा होगा इनमें, दोनों को देखिए भाई 1 2 करता है, 1 3 को भी करता है, 2 2 को करता है लेकिन 2 3 को थोड़ी ना करता है। उसी तरह 3 3 को करता है लेकिन 2 को तो नहीं करता, बिल्कुल। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 1 है। मतलब 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों, इसलिए ये 2 और 3 सहअभाज्य पूर्णांक है। बात समझ में आएगी आपको? अगर आपको बात समझ में आई है प्यारे बच्चों कमेंट में लिखिए समझ में आया। तो कहने का मतलब ये है, सहअभाज्य का मतलब वो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कोई और ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये था। तो कोई ऐसी संख्या हम लिख लेते हैं, देखिए भाई, तो हमने परिमेय संख्या को उदाहरण दे रहे हैं जिनका 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए 4/6 ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन देखिए 4 और 6 को 1 भी भाग करता है, 4 और 6 को 1 भी करता है और 2 भी करता है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड तो 2 भी हो गया। लेकिन पूछा क्या, 1 के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, तो ये संख्या हम नहीं ले सकते। तो आपको वो संख्या लेनी है जो सिर्फ 1 से कटे, मतलब उनको कोई और संख्या ना काटे, दोनों को। देखिए 1/3, जी बिल्कुल, 1 और 3 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 ही है। 2/3 बिल्कुल, 1 और 3 का 2 और 3 का उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ क्या है, दोनों की बात हो रही है, 1 ही भाग कर सकता है। 4/5 इनको देखिए, 4 के गुणनखंड क्या है, 1 2 4, 5 के गुणनखंड क्या है, 1 और 5, लेकिन कॉमन तो सिर्फ 1 ही है ना, दोनों को उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 ही तो है। 1 के अलावा दोनों को कोई भाग नहीं कर रहा है, दोनों की बात हो रही है, 4 2 से भाग हो रहा है, लेकिन 5 थोड़ी ना 2 से भाग हो रहा है, 5 5 से भाग हो रहा है, लेकिन 4 थोड़ी ना 5 से भाग हो रहा है, लेकिन 5 1 से ही भाग हो रहा है, 4 1 से भी भाग हो रहा है, इसलिए ये उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया 1। ठीक है, और जब 1 के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तब वे सहअभाज्य होते हैं भाई। तो हमने ऐसी संख्या लेनी है यहाँ पर जो आपस में क्या हो, सहअभाज्य, ऐसी संख्या हमने लेनी है। तो ये सारी संख्याएं क्या है, सहअभाज्य हैं भाई, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर ले लिया ऐसे, ये सारी की सारी जो मैंने परिमेय संख्या लिखी है ये सारी की सारी सहअभाज्य संख्याएं हैं भाई। ठीक है, ये कौन सी संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद देखिए अब उसके बाद देखिए भाई, आप इसमें जिनका शांत दशमलव प्रसार हो, शांत दशमलव प्रसार, देखिए अब मैं आपको समझाऊंगा। 6/10 जो 6/10 है, जो 6/10 जो है ये आपस में सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि 6 को कौन भाग करता है भाई, 1 भी करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है और खुद 6 भी करता है। और 10 को कौन कौन भाग करता है भाई, 1 भी करता है, 2 भी करता है, 5 भी करता है और क्या करता है भाई, खुद 10 भी करता है। ठीक है, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। और मैंने आपको बोला था कि जिस संख्या के अंदर 1 के अलावा दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो वो सहअभाज्य संख्या नहीं है, मतलब 6 और 10 सहअभाज्य संख्या नहीं है।
लेकिन इसका जो दशमलव प्रसार अगर मैं देखूं 6/10 का, वो होगा 0.6, जो कि क्या है, एक शांत आवृत्ति है भाई। क्या है? शांत आवृत्ति। क्या है भाई? शांत आवृत्ति। ठीक है, क्या है भैया? शांत आवृत्ति। तो शांत आवृत्ति क्या होती है? जिसके बटा में 10 हो, मान लीजिए जैसे 7/10, 8/10, 9/10, 11/10, मतलब नीचे 10 हो तो उसका हमेशा दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति होगा। कैसा? शांत आवृत्ति। यहाँ पर होगा 1.1। या किसी के बटा में क्या हो, 100, वो भी शांत आवृत्ति होगा। किसी के बटे में 1000 हो, मतलब 7 के नीचे हो, किसी भी संख्या के नीचे 10, 1000, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, ऐसे, मतलब 1 और 0। तो वो सभी संख्याएं अगर उनके नीचे ये अंक हैं तो वो उनका सभी का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत आवृत्ति होगा। दूसरा गुण देखिए इनका क्या होगा। मतलब हम नीचे की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 9/10, नीचे 10 है, इसका मतलब 0.9 कैसा है भाई? शांत आवृत्ति। शांत आवृत्ति, इसका मतलब देखिए शांत आवृत्ति है। 9/10 ये शांत आवृत्ति है, और 9 और 10 सहभाज्य भी है। तो ये एक उदाहरण है, ये एक उदाहरण हो गया ऐसा जो आपसे पूछा गया भाई। ऐसी एक संख्या लीजिए, प्रमेय संख्या, जिनका ये दोनों आपस में पी और क्या हो, ये पी है और ये क्या हुआ है, सहभाज्य होना चाहिए, और उनका दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए? शांत आवृत्ति। दूसरा देखते हैं उदाहरण, 11/10, ये हो गया 1.1, ये भी क्या है भाई? शांत आवृत्ति। ये भी क्या है? शांत आवृत्ति। आप दूसरा देखिए भाई उदाहरण, तीसरा उदाहरण और देख सकते हैं, 1/5, 1/5 भी क्या है भाई? 2/5 लिख लिए, 1/5 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 2/5 भी क्या है? आपस में सहभाज्य है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? कैसे चेक करेंगे भी शांत है या नहीं? तो आप क्या करेंगे, देखिए नीचे क्या बना हुआ है, यहाँ पर 10 बना हुआ है, यहाँ पर भी क्या बना हुआ है? 10 बना हुआ है। आप इस 5 को भी क्या 10 बना सकते हो? जी बिल्कुल बना सकते हो। आप 5 को 10 बनाओगे। आप देखिए यहाँ पर 5 कितने बार है, यहाँ पर 5 एक बार है। तो आप इसको 10 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे? 2 से गुणा करोगे। अगर आपने किसी संख्या को नीचे 2 से गुणा किया है तो आपको ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब 2 दूनी 4 हो गया है, 5 दूनी 10। देखिए अब ये इसी रूप की बन के, जैसे बटे में 10, बटे में 10। अब 4/10 का मतलब क्या है? 0.4। तो 2/5 का जो आंसर होगा वो भी 0.4 ही होगा। ठीक है, तो अगर नीचे यहाँ पर 5 है, अगर इसकी जगह 5/2 होता, 5/2, नीचे हर की बात करें हम, यहाँ पर हर पर फोकस करेंगे, यहाँ पर भी देखिए 10, 10। अगर 5/2 होता तो आपने क्या करना है? आपने बताना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसे होगा। तो आपने क्या देखा यहाँ पर 10, अगर 10 नीचे भी 10, मतलब 100, 1000 कुछ भी हो तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? उसका दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का होता है। ठीक है, तो आप इसको 10 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? ऊपर 5 से करेंगे, नीचे भी 5 से करेंगे। तो होगा 5 × 5 25 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा? 10। इसका मतलब 2.5। ठीक है, तो आपने इसके हर के नीचे क्या ध्यान दिया कि अगर हमारा जो P/Q है और ये जो Q है, अगर ये 10 हो, ये 100 हो, 1000 हो, 10,000, 1,00,000, मतलब 1 और 0 यहाँ पर होने चाहिए। या फिर नीचे 2 या नीचे फिर 5। कहने का मतलब नीचे 2, ये जो 10 है ये किसका है? ये 2 × 5। इसका मतलब क्या है? 2 × 2 × 5 × 5। इसका मतलब क्या है? 2 गुना जितनी 0, देखिए यहाँ पर 0 कितनी है? 1। तो 1 बार 2, 1 बार 5। यहाँ पर 0 कितनी है? 2। तो 2 बार 2, 2 बार 5। यहाँ पर 0 कितनी है? 3। तो 3 बार 2 गुना में होगा, और 3 बार 5 गुना में होगा। यहाँ पर 0 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4। तो 4 बार 2 लिखेंगे यहाँ पर गुणा में, इसका फैक्टर बना रहा हूं मैं, और 5 4 बार ही यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5। तो आपको क्या समझ में आया? यहाँ पर जो क्या होगा वो 2 × 5 के रूप का होगा, मतलब 2 की घात और 5 की घात के रूप का होगा। ये हमने इसमें गुण देखा भाई। ठीक है, इसमें हमने यही गुण देखना था कि आपको क्या में क्या गुण दिखा। तो मैं वो उदाहरण लिखता हूं जिनके दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति भी होंगे और सहभाज्य भी होंगे वो दोनों। तो 1/10 हो गया सबसे पहले, ये शांत आवृत्ति है भाई।
उसके बाद देखिए 1/5, ये भी क्या होगा, शांत आवृत्ति। उसके बाद देखिए यहां पर 7/2, ये भी होगा शांत आवृत्ति। क्यों भाई, ये कैसे पता लगा हमें, क्योंकि नीचे 2, 5 और ये भी 10। यदि हर, हम इसका आंसर लिखेंगे, यदि हर 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का हो, यदि किसी भी परिमेय संख्या का हर, यदि किसी भी परिमेय संख्या का हर, परिमेय संख्या का हर 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का हो, तो उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति होगा। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा ये शांत आवृत्ति होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ। 1/8, 4/2, या फिर यहाँ पर 3/16 लिख दिया, 1/25 लिख दिया। ये सारे वो एग्जाम्पल है जिनका दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति भी है और ये आपस में सहभाज्य पूर्णांक भी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 देखिए।